हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास प्रश्न सीरीज के टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। सभी हमारे प्रश्न होंगे। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं विद फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन। यूपीएससी और मैनी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी हैं ये। ओके, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था और मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उनका दामाद शुजाउद्दीन सूबेदार बना, जिसे जो उस टाइम का रंगीला बादशाह था, रंगीला, उसने उसे नियुक्त किया था। लेकिन जो प्रॉपरली नियुक्त था वो है मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी। ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। ये है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी, इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। ये इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। सिराजुद्दौला ये एक तरीके से अंग्रेजों की, यानी प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की कूटनीतिक जीत थी, जिसमें मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का सेनापति था अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन मीर मदन और मोहनलाल सिराजुद्दौला के वफादार बने रहे थे। ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के मैदान में, यानी प्लासी के युद्ध में, क्योंकि सिराजुद्दौला तो लड़ ही रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना जो थी उसकी जो कमान थी वो लॉर्ड क्लाइव के हाथों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑब्वियसली लॉर्ड क्लाइव। जब पहला निर्णायक युद्ध है तो संस्थापक भी वही होगा। क्वेश्चन नंबर 5। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे है, प्लासी का मैदान। क्वेश्चन नंबर 6। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी, प्रॉपरली 23 जून 1757 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो ये कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को ही। क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित, यानी स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद राजधानी थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आए। देखो, सिराजुद्दौला हार जाता है, उसके बाद जो मीर जाफ़र होता है उसे ये अंग्रेज गवर्नर बना देते हैं, सॉरी गवर्नर, वहाँ का बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, फिर जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र के बाद फिर मीर कासिम आता है। मीर कासिम को ये अंग्रेज फिर हटा देते हैं और दोबारा से फिर मीर जाफ़र को ले आते हैं। तो बात आती है कि राजधानी स्थानांतरित की थी, राजधानी स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने, ऑप्शन डी। जो मीर कासिम था, यानी वो अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अंग्रेज बंगाल के जो नवाब है उसे पूर्ण रूप से अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं, जबकि मीर जाफ़र पहले तो, सॉरी मीर कासिम पहले तो ऐसा चाहता था, वो अंग्रेज़ों का कठपुतली, मतलब अंग्रेज़ों का टट्टू बन के रहे, लेकिन वो बाद में उनसे परेशान हो जाता है और इसलिए अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसे अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस प्री एंड मतलब यूपीपीसीएस प्री, एमपीपीसीएस प्री, चंडीगढ़ प्री एंड आपका आईएएस में
2003, 2005, 2004 अनेकों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोबारा से सुनिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। प्लासी का युद्ध, चलो हम पढ़ रहे हैं अभी बार बार, और एक बक्सर का युद्ध। दो युद्ध यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। ये बांडीवास का युद्ध, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध आप जानते होंगे, मराठा और मुगल बादशाह के बीच होता है। तो बात हमारे पास दो ऑप्शन जो बेस्ट बचते हैं हमारे यहाँ पे, दो ऑप्शन बचते हैं हमारे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो देखिए, जो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, वो है बक्सर का युद्ध। इसमें अंग्रेज और वर्सेस होता है आपका बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट। सोचो, मुगल सम्राट अंग्रेजों के वर्सेस। सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ ये तीनों की सेनाएं थीं, जिसमें बंगाल का मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा था, जो सेनापति था मतलब उनका, वो था मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। बेसिकली जो प्लासी का युद्ध था वो कूटनीतिक जीत थी, और बक्सर का युद्ध इनकी सैनिक की जीत थी, यानी इनकी ताकत की जीत थी। जहाँ एक तरफ बक्सर के युद्ध ने इनका प्रभुत्व स्थापित किया था वो बंगाल में किया, लेकिन प्लासी के युद्ध ने इनका प्रभुत्व स्थापित बंगाल में किया। वहीं बक्सर के युद्ध ने इनका प्रभुत्व अखिल भारतीय यानी पूरे भारत पर स्थापित कर दिया था। उस समय फिर इनका कोई मतलब टक्कर का व्यक्ति नहीं बच गया था जब इन्होंने बक्सर के युद्ध में एक साथ 3 सेनाओं को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किस युद्ध को माना जाता है? देखिए, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, जो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता थी वो थी बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी हमने बात की थी कि दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है। पहले सिराजुद्दौला, फिर मीर कासिम को अंग्रेज हटा देते हैं, मीर जाफ़र को ले आते हैं। मीर जाफ़र उनकी बात नहीं मानता है, फिर उसे हटा देते हैं, फिर दोबारा मीर कासिम को ले जाते हैं, और मीर कासिम बगावत कर देता है, जाके अवध के नवाब से मिल जाता है और मुगल सम्राट के से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी 1765 ईस्वी में। किसने? वही शाह आलम द्वितीय ने। ये बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त 1765 ईस्वी में होती है। इस संधि के आधार पर 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट एक फरमान जारी करते हैं, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे देते हैं। और शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार पूर्ण रूप से हो गया था। पहले तो वो एक तरीके से मुगल सम्राट को कठपुतली बनाकर रखते हैं, लेकिन 1803 में वो प्रॉपरली दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ऑब्वियसली कौन था उस समय, किसके द्वारा अधिकार दिए गए होंगे? सोचिए एक बार, तो वही होगा सबसे फेमस व्यक्ति क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? अभी मैंने बताया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी। दीवानी प्राप्त कर क्वेश्चन नंबर 16, दीवानी प्राप्त कर ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो देखिए बात क्या होती है, जब ये दीवानी प्राप्त कर लेते हैं तो
जो बंगाल है, बंगाल में व्यापार करने के लिए खासी जनजाति के लोग आते हैं, जो चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सींग क्या व्यापार यहाँ से करते हैं। सिलहट पर ये आते हैं, ठीक है, यहाँ से करते हैं। और खासी के पर्वतों में एक बहुत विशेष चीज़ जो वहाँ का चूना पत्थर था वो पाया जाता था, और चूना पत्थर की डिमांड बंगाल में बढ़ रही थी। तो ये वहाँ से आते हैं यहाँ, और अंग्रेज फिर आस्ता आस्ता उधर जाते हैं, और वहाँ से यानी जो मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये इसका चूना पत्थर का व्यापार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये खासी जनजाति के संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? एक्चुअल में होता क्या, जब इलाहाबाद की द्वितीय संधि हो जाती है और इन्हें प्रॉपरली दीवानी भी प्राप्त हो जाती है 12 अगस्त 1765 में, तो ये क्या चाहते हैं कि अंग्रेज जो कंपनी है वो चाहती है कि हम भारतीयों से सीधा कर न लें, न उगाएं, और इनके पास इतनी क्षमता भी नहीं होती है, इतने मतलब मैन पावर नहीं होती है कि ये सीधा कर उगा सकें। तो ये प्लान करते हैं और भारतीयों को ही इस काम के लिए रखते हैं। तो इसके लिए 2 उपदीवान नियुक्त करते हैं, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि समस्त दीवानी और निजामत का जो कार्य होता है वो भारतीयों द्वारा चलाया जाता है, लेकिन अधिकार किसका होगा प्रॉपरली? कंपनी के हाथों में होगा। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है? मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया है? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया गया मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन ए। तो मोहम्मद रजा खां, ठीक है, बंगाल के लिए है जो मुर्शिदाबाद है, और बिहार के लिए राजा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? जो युद्ध लड़े गए, आपको इन दोनों युद्धों में से 2 युद्धों के बारे में तो आप आसानी से जान गए हो, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध पहले होना चाहिए, बक्सर का बाद में होना चाहिए। आपके पास बनते हैं ऑप्शन बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 2 और युद्ध हैं, जो बांडीवास का युद्ध और अंबर का युद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा निर्णायक युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है, ठीक है, और यहीं से फ्रांसीसियों का पतन भारत में सुनिश्चित हो जाता है। और ये बांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो देख लो, बांडीवास का 1760, प्लासी पहले और 1757 में, बांडीवास हो गया आपका 1760 में। देखो, प्लासी, बांडीवास और आपका बक्सर उसके बाद में हो जाता है। लेकिन बात आ जाती है अंबर। तो जो अंबर का युद्ध है वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो लड़ाई चल रही होती है, जो कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक प्रथम, द्वितीय, तृतीय में होती है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें एक जो ये कर्नाटक वाला ही रीजन है, मुजफ्फर जंग और अनबरुद्दीन जो दक्कन का सूबेदार होता है, मुजफ्फर जंग अनबरुद्दीन को मार देता है और दक्कन का सूबेदार बन जाता है, जिसमें डुप्ले की ये बहुत बड़ी जीत होती है, ठीक है। ये वो वाला अंबर का युद्ध है, ये अगस्त 1749 में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अंबर का युद्ध। ये होता है 1749 में अगस्त, अंबर का युद्ध। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवासी युद्ध में पराजित हुआ। देखो, 1760 जो बांडीवास का युद्ध होता है उसमें जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे होते हैं वो सर आयरकूट, और फ्रांसीसी होता है काउंट डी लाली। तो फ्रांसीसी हार गए, तो सीधी सी बात है युद्ध में पराजित कौन हुआ? काउंट डी लाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीवास का युद्ध 1760 में, बांडीवास का युद्ध, अभी बार बार बोलूं, बांडीवास का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया, ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बक्सर के युद्ध में तो 3 सेनाएं थी एक तरफ, और एक तरफ आपका हेक्टर मुनरो थे,
बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ बिल्कुल सही है, अभी बार बार हम पढ़ रहे हैं इसे बांडीवास युद्ध को ही। चलो आगे भी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जलियांवाला का युद्ध, जो जलियांवाला का युद्ध होता है वो सिख और अंग्रेजों के बीच होता है, ये निर्णायक रहता है। ठीक है, जलियांवाला युद्ध सिख और अंग्रेजों के बीच, ये भी निर्णायक रहता है। नेक्स्ट आपका खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध जो होता है वो निजाम और मराठों के बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं, निजाम और मराठा, इसमें भी निजाम हार जाता है। तो आपका इस 21 क्वेश्चन का ऑप्शन था जो सही है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।